नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं पंडित विवेकानंद खंकरियाल स्वागत करता हूं आपका कनक धारा एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए 17 अगस्त से और 16 सितंबर के मध्य का जो समय है यह कैसे रहने वाला है, जबकि सूर्य का क्या है, सिंह राशि में प्रवेश। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानकर सबसे पहले इनका अवलोकन करते हैं। तो सूर्य आपके क्या हैं, चतुर्थ भाव में यानी सिंह राशि में बैठे हुए हैं, और सिंह राशि यानी इनकी यह स्वयं की राशि भी है, और इसे हम केंद्र भी मानते हैं। तो दोस्तों, जब केंद्र भाव में भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो समझ लीजिए यह समय आपके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हर एक प्रकार से इस समय मान सम्मान इत्यादि आपका अच्छे तरीके से बना रहेगा, और उसके बाद इस समय आपको अनेक प्रकार से सुख भी प्राप्त होगा, और माता इत्यादि का सुख भी आपको प्राप्त होगा। इस समय आप अपने घर में मतलब अपने पारिवारिक जनों के साथ में यह समय बिताओगे। उसके बाद दोस्तों, पुनः हम आते हैं मंगल आपके कहाँ बैठे हुए हैं, मेष वृश्चिक योग भुवा। मेष और वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वह कहाँ बैठे हैं, आपके पंचम भाव में। मेष यानी ये आपका व्यय भाव हो गया, और वृश्चिक यानी ये आपका जाया यानी आपका स्त्री भाव हो गया। इनके मालिक कहाँ बैठे हुए हैं, आपके पंचमीश, पांचवें घर में, यानी संतान के घर में, पठन पाठन के घर में। तो यह समय अगर हम मंगल के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय आपके लिए क्या है, मतलब संतान से संबंधित आपके मतलब खर्चे इस समय अत्यधिक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि व्यय भाव का मालिक आपका कहाँ बैठा हुआ है, वह क्या है, आपका द्वादशीश इस समय बैठे हुए हैं। और मेष और वृश्चिक योग भूमा, उनके जो स्वामी हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं, मंगल आपके पंचमेश भाव में बैठे हुए हैं। यानी ये मान लीजिए कि संतान से लेकर इस समय आपको आपके जो व्यय हैं वह अत्यधिक होने वाले हैं, और उसके बाद दोस्तों अत्यधिक होने वाले हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस समय अपने खर्चों पे भी थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना है। और किसी भी तरीके से अगर आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि विद्यार्थी इत्यादि अगर आपके मतलब बच्चों पे विद्यार्थी इत्यादि हैं तो उन पे थोड़ा सा जो भी आप खर्चा इत्यादि करोगे उसको सोच समझ के आपने खर्चा करना है, क्योंकि 12वें भाव में क्या है, जो व्यय भाव जो है उसमें क्या है, देवगुरु बृहस्पति के साथ में राहु बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार क्या करता है कि मतलब यह इस तरीके का जो योग बना हुआ होता है, यह हमारा जो खर्चा इत्यादि होता है, जो व्यय इत्यादि होता है, वह कई बार गलत भी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर हम बुध पाते हैं। तो बुध आपके बैठे हुए हैं सिंह राशि में, यानी भगवान सूर्य नारायण के साथ में, और सूर्य नारायण के साथ में यह सुंदर सा बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो इस समय यह समय अगर हम पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। माता पिता का सुख इस समय बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मतलब बुध जो बैठे हुए हैं, और उसके बाद क्या है, मिथुन और कन्या के स्वामी हैं। तो मिथुन और कन्या का जो स्वामी यानी मिथुन यानी आपका धन लाभ का हो गया, और कन्या यानी आपका संतान का हो गया। ये कहाँ बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में, यानी सिंह राशि में भगवान सूर्य नारायण के साथ में बैठे हुए हैं। और जब यह भगवान सूर्य नारायण के साथ में बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए इस समय क्या है कि आपका जिस तरीके से मैंने बताया कि अधिकांश समय आपको अपने परिवार के साथ में बिताने के लिए मिलेगा, यह 100% यह योग आपका इस समय बनने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति में। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, व्यय भाव में बैठे हुए हैं, खर्चे वाले भाव में आपके बैठे हुए हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज और भी है कि यह विदेश गमन का भाव भी है, और देवगुरु बृहस्पति के साथ में जब यहाँ पर राहु बैठे हुए हों और छठे भाव में आपके केतु बैठे हुए हों, तो इस समय अगर आप विदेश से संबंधित कोई कार्य आपका रह गया, या आप विदेश गमन इत्यादि भ्रमण इत्यादि करना चाहते हो, या कार्य क्षेत्र के लिए या व्यापार के दृष्टिकोण से आप विदेश जाना चाहते हो, तो उसमें आपको 100% लाभ मिलने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि धनु मीन अधिपो गुरु, आप इसके दृष्टिकोण से भी आप देख लीजिए। ठीक है, धनु और मीन यानी ये आपका क्या है, आय भाव है, इनकम का भाव है ये आपका।
तो इनकम का भाव का मालिक जब मतलब इस समय मतलब आपके कहाँ बैठे हुए हों, व्यय भाव में बैठे हों, तो 101% अगर आप विदेश गमन इत्यादि का मतलब आप कहीं या आप जिस शहर में भी रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो तो यहाँ से आप मुंबई, पुणे, बेंगलोर, कलकत्ता किसी भी शहर में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हो तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यानी शुक्र ग्रह जो मतलब उसके जो है अधिपति वह क्या है, शुक्र है। तो शुक्र आपका कहाँ बैठा हुआ है, तृतीय भाव, यानी इसे भ्रातृ भाव भी कहा जाता है, सहज भाव भी कहते हैं। तो भ्रातृ भाव का कहने का तात्पर्य ये है कि जब भ्रातृ भाव में आपके शुक्र बैठे हों, दैत्य गुरु शुक्र आपके बैठे हुए हों, तो इस समस्या और क्या है, शुक्रा वृक्ष तुलाधिपा, वृक्ष और तुला के जो स्वामी हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, आपके भ्रातृ भाव में बैठे हुए हैं। तो इस समय आपके अपने भाई बहनों के साथ में भी अच्छे संबंध रहने वाले हैं, उनके साथ में भी एक अच्छी प्रीति आपकी बनी रहेगी। तो ओवरऑल जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका सबसे बढ़िया समय यह क्या है कि अपने परिवार जनों के साथ में रहने वाला है, आपका अपने परिवार के साथ में बीतने वाला है। तो भाई बहन इत्यादि या माता पिता इत्यादि या संतान से संबंधित यह सब आप लोग इकट्ठा भी रह सकते हैं। तो यह क्या है आपके लिए। फिर आप अपने भाई बहनों के साथ में अगर कोई व्यापार इत्यादि करना चाहते हो तो वह भी आप कर सकते हैं, या आप उनको अपने व्यापार में लेना वैसे ही लेना चाहते हो तो आप उनको ले सकते हो। इस समय वह भी आपके हित में रहेंगे और आप भी उनके हित में रहने वाले हो। तो दैत्य गुरु शुक्र के हिसाब से आपका यह योग बनना है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम कर्म के देवता भगवान शनि के पास आ जाते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसके फलदायी कौन है, भगवान शनि। तो शनि कहाँ बैठे हुए आपके, पराक्रम यानी कर्म भाव में बैठे हुए हैं, और यह पिता का घर भी है। तो और इस समय क्या है, भगवान शनि क्या चल रहे हैं, बकरी स्थिति में है। तो बकरी स्थिति में जब भी कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ होता है तो वह क्या होता है, अच्छा फल फलित करता है, अच्छा फल देता है। तो इस समय ये मान लीजिए कि आपको मतलब पिता की धन संपत्ति इत्यादि है उसका भी आप क्या है, आपको मिलने के योग बन रहे हैं, और इसको मिलने के योग भी बनने हैं, और प्लस क्या है कि मतलब पिता का सुख भी इस समय आपको अच्छी तरीके से प्राप्त होने वाला है। मगर दोस्तों ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चतुर्थ भाव में जैसे आपके भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हैं वैसे ही मतलब यहाँ से सप्तम जो दृष्टि इनकी बन रही है। तो इसको बनने का ये कारण है कि थोड़ा सा आपने एक चीज़ और करनी है कि अपने घर में किसी भी कारण से आपको अपने माता पिता के साथ में किसी भी किन्हीं भी बातों में आपको उलझना नहीं है। ये पिता के साथ में विशेष रूप से उनकी आज्ञा का आपको क्या करना है, इस समय हर एक प्रकार से आपको पालन करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो यह 100% उसी तरीके से फलित होगा जो मैंने आपको बताया कि आपको पैतृक संपदा इत्यादि के मिलने के विषय में योग बन रहे हैं, और पिता के द्वारा भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने के योग बन रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपका राहु आ गया। राहु आपके कहाँ बैठे हुए हैं, व्यय भाव में बैठे हुए हैं, खर्चे वाले भाव में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि खर्चे वाले भाव में जब राहु बैठे हुए हों तो थोड़ा अपने खर्चों पे भी आपको नियंत्रण रखना है। फिजूल के खर्चे नहीं करने, मतलब खर्चे जो होते हैं अब नॉर्मली अगर आटा चावल चीनी इत्यादि है तो ये तो लानी है, साग सब्जी इत्यादि तो लानी है। मगर अगर रही बात चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर इत्यादि की तो उस पर आप कंट्रोल कर लीजिए। या कोई ऐसे खर्चे हैं कि मांस मदिरा इत्यादि का आप सेवन इत्यादि करते हो तो ऐसे खर्चों पर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि ग्रह भी तभी आपको अच्छे तरीके से फल प्रदान कर पाते हैं कि जब आप उनका अनुसरण भी करते हो। अगर किसी ग्रह के बारे में आपको बताया जाता है कि यह ग्रह आपके लिए अच्छा है, यह ग्रह इसी तरीके से अच्छा है, तो वह सब इन सारे ग्रहों का मिश्रण के द्वारा ही आपको फल मिलेगा। और सारे ग्रहों के मिश्रण के कारण यानी कि जो राहु है वह क्या है आपके द्वादश यानी व्यय भाव में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि इसमें अपने खर्चों पे कंट्रोल कर लेना है। उसके बाद आपका हम केतु के दृष्टिकोण से देखें तो केतु आपके क्या है, छठे भाव में बैठे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया राहु और केतु के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो इस समय आपके क्या हैं, विदेश गमन के बहुत अच्छे योग बनने हैं। अगर आप कोई व्यापार बाहर जाकर कुछ करना चाहते हो या स्वदेश में किसी दूसरे शहर में जाकर आप कोई अपना व्यापार करना चाहते हो तो उसमें 100% आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों कहते हैं कि मुंडेर मुंडेर मत भिन्ना,
जब हम ये कुंडली का जो चार्ट मैंने आपके सामने बनाया है, इसमें परिवार में अगर एक जना है तो उसके अनुसार फलित है। अगर उसमें 4 जने हैं, कोई मेष राशि का जातक है, कोई वृष का है, कोई मिथुन का, कोई कर्क का, कोई सिंह का इत्यादि, मतलब जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो इन सब का एक निचोड़ होकर एक जोड़ बनकर तब वह सारी कुंडलियाँ हमें क्या होती हैं, फलित होती हैं। घर में कभी भी एक जने का अगर कई बार हम देखते हैं कि एक जने के हिसाब से कुंडली में बहुत अच्छे योग बनने हैं, मगर दूसरे के हिसाब से कुंडली में अच्छे योग नहीं बन पा रहे हैं, तो उन दोनों का मिश्रण होता है और उन दोनों के मिश्रण से वह फल क्या होता है, एक समभाव में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए मतलब कई बार क्या होता है कि मतलब आप अपनी कुंडली को ही न देखें, और जने भी जो आपके परिवार में हैं, जैसे भाई बंद इत्यादि हैं, या जिनके साथ में आप रह रहे हो, या माता पिता हैं या वो हैं, तो उनके भी, तो हमने सारी कुंडलियां इसमें दी हैं। हर मंथ में हम क्या करते हैं, हर महीने में हम क्या करते हैं कि 12 राशियों का आपको ये तो बताते हैं कि किस तरीके से ग्रह गोचर के हिसाब से दृष्टिकोण से आपकी 12 राशियां रहने वाली हैं। तो आपने उन सारी राशियों को देखना है, परिवार में जितने भी जने हैं उनके सबके हिसाब से राशियां देखनी है, और फिर उसका एक निचोड़ निकालना है कि उसके जो मतलब वह सबको मिला के तब देखना है कि उसका समफल हमें क्या होगा, अवश्य प्राप्त होगा। किसी एक की ही कुंडली पर हम ये निर्भर नहीं रह सकते कि भाई इसके कुंडली के अकॉर्डिंग सही है तो सबका सही रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला। इसमें मेष राशि के जातकों के लिए अलग समय है, तो वृष राशि के जातकों के लिए थोड़ा अलग समय होगा, मिथुन के लिए अलग समय होगा, कर्क के लिए अलग समय होगा, जो 12 राशियां हैं उनके लिए सबके लिए अलग अलग समय होगा। तो परिवार में जितने भी जने हैं जिनकी जो राशियां हैं उसके अनुसार आपको यह चार्ट देखना है, और फिर इन सब उनको आपने क्या करना है, इक्वल कर देना है, और उसके बाद वह सम फल आपको क्या हो जाएगा, वह जो मिश्रित फल होगा वह आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों यह बताने का मेरा यह रीज़न था कि कई बार क्या होता है कि मेरे हिसाब में आपने कुंडली तो देखी और आपने ये सोच लिया कि भाई मेरे अनुसार तो इस समय सब बढ़िया ही बढ़िया था और बताया भी था, मगर उसके बावजूद भी हमें ऐसा फल क्यों नहीं मिल पाया। मन में शंकाएं तो होती हैं कई बार, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर ऐसी शंकाएं होती हैं तो एक बार ऐसा भी देख लीजिए कि जो परिवार में और भी जने हैं उनकी कुंडलियां ग्रह गोचर के हिसाब से उनकी राशियां अच्छी चल रही हैं या नहीं चल रही। तो यह दोस्तों आपको अवश्य देखना है, और इसके अनुसार से उस फल को मिश्रित करोगे तो आप फिर देख लेना यह जो है यह 100% आपकी राशि के अनुसार और उन सब की राशियों के अनुसार यह आपके लिए फलित अच्छा होने वाला है। उसके बाद दोस्तों 19 अगस्त को क्या आ रही है, हरियाली तीज आ रही है। आप इस पर्व को अच्छे तरीके से मना लीजिए। 21 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व आ रहा है। दोस्तों यह साल में एक बार आता है और वह भी श्रावण मास में, और कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन नागों को दूध पिलाने से, भगवान शंकर को जल चढ़ाने से यह अति प्रसन्न होते हैं। और कहते हैं उसके बाद जो भी हमारी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष नामक जो योग बना हुआ होता है, जो कि क्या करता है, कई बार हमें अनिष्ट फल प्रदान करता है, तो यह उससे शांत हो जाता है और शुभ फल में यह परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद नाग पंचमी के दिन आपको क्या करना है कि भगवान शंकर को 3 जोड़े, यानी एक चांदी का, एक तांबे का और एक लोहे का, तो 2 जोड़े तो आपने भगवान शंकर जी को चढ़ा देने हैं, और एक जोड़ा जो आपका मतलब लोहे का रहेगा उसे जल में प्रवाह कर देना है। रुद्राभिषेक के द्वारा भी आप करवा सकते हैं। और अगर बाय द वे किसी कारणवश मतलब थोड़ा सा पैसे से संबंधित कोई दिक्कत है या किसी कार्य से संबंधित कोई दिक्कत है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने 3 जोड़े नाग नागिन के बनाने हैं, इस तरीके से भगवान जी को चढ़ा देने। उसके बाद अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो एक जोड़ा आपने चांदी का नाग नागिन का बनाना है, भगवान जी को चढ़ा के आ जाना है या बहते हुए जल में उससे प्रवाह कर देना है। अगर दोस्तों ऐसा आप करते हो तो यकीनन मानिए आपकी कुंडली में जो काल सर्प दोष नामक जो मतलब योग बना हुआ है वह अवश्य ही शांत होगा और शुभ फल में वह परिवर्तित अवश्य होगा। उसके बाद दोस्तों कई बार क्या आता है कि कुंडली में पितृ दोष इत्यादि आ जाता है, पैतृक दोष इत्यादि आ जाता है, तो इसका भी काल सर्प दोष से विशेष वो है। काल सर्प दोष होने के कारण आपकी कुंडली में कई बार ये दोष भी आता है। तो जब आप ऐसा करते हो, नागों का आप जब पूजन करते हो, भगवान शिव का जब आप अभिषेक करते हो, तो यह दोष अवश्य ही आपकी कुंडली से धीरे धीरे मिटता हुआ चला जाता है और आपको अच्छे फल में यह परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों उसके बाद पुनः 30 अगस्त को क्या आ रहा है, रक्षाबंधन पर्व, यानी भाई और बहनों का ये सुंदर सा पर्व आ रहा है। तो इस दिन
पूरे दिन भद्रा होने से रक्षाबंधन का जो पर्व है वह शाम को 18:50 से और 21:05 तक, यानी कि 6:50 से और 9:05 तक यह पर्व मनाया जाएगा। अगर किसी कारणवश दोस्तों इस दिन थोड़ा सा कोई विलंब इत्यादि हो जाता है तो अगले दिन प्रातःकाल यानी 31 अगस्त को आपको प्रातःकाल 7 साढ़े 7 बजे से पहले पहले अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध देना है। उसके बाद दोस्तों पुनः 6 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। और दोस्तों यह स्मार्त वालों के लिए, स्मार्त यानी कि जो गृहस्थी जो लोग हैं उनके लिए 6 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। और जो साधु संत महात्मा इत्यादि हैं या जो वैष्णव लोग हैं उन्होंने कब मनाना है? 7 सितंबर को। उसके बाद दोस्तों 14 सितंबर को कुश ग्रहणी अमावस्या है। कहते हैं कि साल भर में हम जो भी देव कार्य पितृ कार्य जो हम करते हैं उनमें जब भी उनमें हम क्या करते हैं? कुशा को इस्तेमाल करते हैं, कुशा को यूज करते हैं। तो कहते हैं कि आपने जितनी भी आपको कुशा चाहिए होती हैं वह क्या है कि कुश ग्रहणी अमावस्या के दिन काट देनी चाहिए या घर में उसे लाना चाहिए। और जब भी आप देव कार्य या पितृ कार्य करो साल भर में तो उसे क्या करना चाहिए? उसमें यूज कर देना चाहिए। दोस्तों ये तो था कि आपका पूरा 17 अगस्त से और 16 सितंबर 2023 में जो आपका जो समय है वह वृष राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं अपने दृष्टिकोण से देखूं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।